हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग बीट। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले फिफ्थ लेक्चर न्यूट्रिशन सीरीज़ का। जो बायोलॉजी की सीरीज़ है, इसका पांचवा लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइजेशन इन स्टोमक। आज इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो फूड आता है ईसोफेगस के थ्रू वो हमारे स्टमक में चला जाता है और यहाँ पे उसकी डाइजेशन हो जाती है। जब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर जो लास्ट वाला पार्ट इसका होता है पाइलोरस, उसके एंड पे एक सिफिंक्टर होता है जिसको हमने नाम बोला था पाइलोरिक सिफिंक्टर। वो सिफिंक्टर खुल जाता है। जो ही वो खुल जाता है तो फिर क्या होता है, फूड यहाँ से निकल के आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको नाम बोला गया है ड्यूडेनम। अगर ये हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके तीन हिस्से होते हैं। इससे पहले मैं आपको बोलूँगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये होता है अराउंड 7 मीटर्स लॉन्ग। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो टोटल 9 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन उसमें खाली स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 7 मीटर लॉन्ग, जो अराउंड 22 फीट लॉन्ग होता है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन की जो एवरेज हाइट होती है वो अराउंड 5 फीट होती है। तो मोर देन 4 टाइम्स उसकी इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं। जो इसका सबसे पहला वाला पार्ट और वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो ये सी शेप्ड आपको दिख रहा है या यू शेप्ड कभी कभी इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बोला जाता है जेजनम। जेजनम के बाद जो लॉन्गेस्ट तीसरा पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको बोला जाता है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं, पहला ड्यूडेनम, मिडल वाला जेजनम और लास्ट वाला इलियम। जैसे ड्यूडेनम होता है, ये एक्सटेंशन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ स्टोमक। जो स्टोमक का लास्ट पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट, तो ड्यूडेनम जो होता है ये इसी की एक्सटेंशन होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये है ड्यूडेनम। फिर उसके बाद जो मिडल वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है जेजनम। फिर लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो सबसे लंबा होता है, उसको बोलते हैं इलियम, और वही कम्युनिकेट करता है, वो करता है कम्युनिकेट विद लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे इसकी लेंथ इसीलिए इंक्रीज़ होती है सो दैट यहाँ पे पूरी डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो फूड यहाँ से डाइजेस्ट हुआ होता है और वो यहाँ से फिर ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसीलिए इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारे इस डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, वो जो फूड होता है वो पास ऑन होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। जो ये वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है और वो अनडाइजेस्टेड फूड फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी के बाहर निकलता है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसको हमने बोला सी शेप्ड ड्यूडेनम होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से इसको पेनक्रियाज की जो नाली आ रही है, पेनक्रियाज की जो डक्ट आ रही है, और ऊपर से जो लिवर की डक्ट आ रही है यहाँ से, तो ये दोनों इसको इसके साथ ही मिल रही है और वो अपनी सिक्रीशंस यहाँ पे ड्यूडेनम में ही डाल रही है। तो पहले हम पढ़ेंगे ये जो डक्ट्स होती है ये कैसे आती है, इन डक्ट्स का नाम क्या है, और कौन सी डक्ट लिवर से आती है और कौन सी पैनक्रियास से आती है। तो इस सारे को बोला जाता है बाइलरी ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जैसे ये हमारा लिवर है, तो लिवर के दो लोब्स होते हैं। एक होता है स्मॉलर लोब, जो लेफ्ट वाला लोब है, दिस इज़ लेफ्ट लोब, और इसी तरह दूसरा जो है वो है राइट लोब, ये वाला राइट लोब है, इसको लिखा हुआ है राइट हिपैटिक लोब होता है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। तो ये जो दोनों लोब्स होते हैं, यहाँ से कुछ नालियाँ निकलती है, तो जो लेफ्ट वाले साइड से निकलती है उसको बोला जाता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इसी तरह राइट से जो निकलती है राइट हिपैटिक डक्ट, फिर वो मिला के बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट, और फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं इसके बाद हाइपोथेटिकल डायग्राम में अच्छे से ये समझाऊंगा। तो अल्टीमेटली फिर यहाँ से पेनक्रिया से भी कुछ डक्ट एक आती है और अल्टीमेटली वो जाती है इस ड्यूडेनम में, ये है ड्यूडेनम का पार्ट। और यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से इसको होगा स्टोमक, और वो स्टोमक अल्टीमेटली इस ड्यूडेनम के साथ मिल जाएगा। तो स्टमक यहाँ से आएगा और अल्टीमेटली ड्यूडेनम के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ से जो स्क्रीशंस आती है इन दो ग्लैंड से, पेनक्रियास से, एक ही पेनक्रियास से, और ये जो लिवर होता है, जो लिवर से आती है स्क्रीशंस, वो चली जाती है हमारी ड्यूडेनम में। अब हम इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे और जो स्क्रीशंस आती है उनके बारे में देखेंगे। जो यहाँ पे होता है ये है गॉल ब्लेडर। तो जो स्क्रीशंस आती है लिवर से वो स्टोर रहती है गॉल ब्लेडर में टेम्परेरीली।
तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जो बाइलरी ट्री की है, तो जिसमें हम कोशिश करेंगे पूरा इस प्रोसेस को समझने की। मान के चलते हैं ये हमारा लिवर है। अगर ये लिवर है तो हमने बोला लिवर के दो लोब है, एक जो लोब है वो है लेफ्ट लोब, दूसरा जो लोब है वो है राइट लोब। तो ये पूरा लिवर है। जो लेफ्ट लोब से जो नाली आती है, जो डक्ट आती है लेफ्ट लोब से, उसको हमने डिनोट किया यहाँ से 2 से। इसी तरह राइट लोब से जो नाली आती है उसको हमने डिनोट किया है 1 से। तो अगर हम बोलेंगे जो राइट लोब से लिवर आती है, लिवर का जो नाम होता है, लिवर को यूजुअली बोला जाता है हिपैटिक, या तो हिपैटिक नाम होता है लिवर का। तो अगर लिवर को बोला जाता है हिपैटिक, तो यहाँ से राइट लोब से आती है डक्ट, तो हम बोल सकते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो राइट साइड से आती है, जो नंबर 1 होती है, ये है राइट हिपैटिक डक्ट। तो ये आ गई हमारी राइट हिपैटिक डक्ट। जैसे आप देख रहे हो नंबर 1 है राइट हिपैटिक डक्ट, तो ये है हमारी राइट हिपैटिक डक्ट। इसके बाद इसी तरह जो लेफ़्ट साइड से आती होगी, तो ये लेफ़्ट साइड से आती है, इसको बोला जाता है लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट। तो लेफ़्ट हिपैटिक, लेफ़्ट मतलब ये लेफ़्ट लोब से आती, हिपैटिक मतलब लिवर, और डक्ट मतलब ये नाली होती, नाली को डक्ट बोला जाता। तो ये लेफ्ट साइड से आती, इसको बोला जाता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब जो ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट होती है, ये कॉमन डक्ट बनाती है यहाँ पे जो नंबर 3 है, तो उसको बोला जाता है, दोनों लिवर से आती है इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे आती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये है गॉल ब्लेडर हमारा, तो गॉल ब्लेडर से भी एक डक्ट आ रही है यहाँ से, तो जिसको हमने नंबर दिया है 4th, उसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। क्योंकि जो गॉल ब्लेडर होता है, इसके लिए जैसे लिवर के लिए हिपैटिक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसी तरह गॉल ब्लेडर के लिए सिस्टिक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो गॉल ब्लेडर से जो डक्ट आती है उसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। तो जो 4th नंबर पे है वो है सिस्टिक डक्ट। हमने बोला राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट आती है, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आती है, वो मिलके बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। और जो गॉल ब्लेडर से जो डक्ट आती है उसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। अब जो ये कॉमन हिपैटिक डक्ट 3 और 4 मिलती है आपस में, ये बनाती है डक्ट 5, उसको बोला जाता है CBD, कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमन बाइल डक्ट, उसको दूसरा नाम बोलते हैं यूजुअली CBD शॉर्ट फॉर्म में। तो जो CBD होती है वो जाती है, फिर वो अल्टीमेटली यहाँ से क्या है हमारा ग्लैंड, ये है पेनक्रियास हमारा। जो हमारा पेनक्रियास होता है, तो जो पेनक्रियास से डक्ट आएगी उसको यूजुअली हम क्या नाम बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि ये पेनक्रिया से आती है। तो 6th पे हमारी आती है पेनक्रियाटिक डक्ट, तो ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो जो पेनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है, एक तो बाइल की डक्ट आती है और पेनक्रियास की डक्ट आती है। जो बाइल की डक्ट आती है वो आती है लिवर से, तो क्या हम बोल सकते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। जी हाँ, इसको बोला जाता है, जो नंबर 7 पे आती है उसको बोला जाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। एक बार फिर से आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इनको एक बार फिर से देखोगे तो आराम से आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ से आती है राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, जो मिलती है अल्टीमेटली पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और अल्टीमेटली बनाते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब जो यहाँ से जो सिक्रीशंस आती है लिवर से, या जो सिक्रीशंस आती है पेनक्रियास से, उनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब हो जाएगा फिर, इसका मतलब ये है अगर हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर तो हमारा जब फूड नहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ इसमें ड्यूडेनम में, तब भी सिक्रीशंस आती रहेंगी, तो वो तो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए ज़रूरी। इसी तरह जैसे स्टमक के लास्ट पे एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, जिसको कभी कभी बोला जाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर, या उसको एक स्पेशल नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक साइंटिस्ट, एक जो फिजियोलॉजिस्ट था, उसके नाम पे इसको दिया गया है नाम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जो कंट्रोल करता है, वैलो की तरह होता है, जो कंट्रोल करता है यहाँ से पेनक्रियाज की सिक्रीशंस और बाइल की, जो लिवर की सिक्रीशंस हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे लिवर के बारे में, और यहाँ उसकी सिक्रीशंस के बारे में, और फिर पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में और पेनक्रियाज की सिक्रीशंस के बारे में। जो लिवर होता है हमारा, यहाँ से हमने बोला यहाँ से निकलती है, आपको पता ही होगा, यहाँ से निकलती है, जो 2 डक्ट्स निकलती है, राइट लोब से और लेफ्ट लोब से निकलती है, उनको बोलते हैं राइट, और फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बोला, जो यहाँ से सिक्रीशंस निकलती है वो फिर रहती है स्टोर गॉल ब्लेडर में टेम्परेरली। जो लिवर की सिक्रीशंस होती है, जो लिवर से सिक्रीशंस निकलती है, उनको बोला जाता है बाइल। तो लिवर से जो
स्क्रीशंस निकलती है उनको बोलते हैं बाइल। बाइल निकलती है हिपैटिक डक्ट से, चलो हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट से निकलती है, और यहाँ से वो रहती है स्टोर थोड़े टाइम तक गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर से कोई एंजाइम नहीं निकलता। अगर हम गॉल ब्लेडर की बात करेंगे तो गॉल ब्लेडर से कोई स्क्रीशन नहीं निकलती है, नो स्क्रीशंस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस खाली स्टोर रहता है जो बाइल निकलता है पैनक्रियाज से। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है गॉल ब्लेडर, यहाँ पे बस खाली स्टोर रहता है बाइल, और जो ही फिर वहाँ से स्फिंक्टर ऑफ ऑडी खुलता है तो यहाँ से बाइल निकलता है, ये कंट्रैक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ से बाइल निकलता है और वो जाता है डुओडेनम में। तो हमने बोला जो बाइल निकलता है वो निकलता है लिवर से, और वो थोड़े टाइम तक स्टोर रहता है गॉल ब्लेडर में, और फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जाती है, और अल्टीमेटली स्फिंक्टर ऑफ ऑडी खुलता है और जाता है डुओडेनम में, जो हमने अभी पढ़ा। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ये जो बाइल होता है, जो हमने बोला लिवर के 2 लोब्स होते हैं जहाँ से ये, जिसमें ये बाइल बनता है, ये बाइल असल में होता क्या है। अगर मैं बात करूँगा बाइल की, तो बाइल में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाइल में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें जो चीज़ें होती है, सबसे पहले इसमें होती है बाइल साल्ट्स। इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं जिनको बोला जाता है बाइल साल्ट्स। इसके बाद इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट। कोलेस्ट्रॉल के अलावा इसमें जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स मतलब जो फैट्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा फॉस्फेट्स जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए उनको बोला जाता है फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपिड्स के साथ फॉस्फेट थोड़ा सा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फॉस्फोलिपिड्स। उसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स आपको पता है जो किसी भी चीज़ का को कलर देते हैं, तो यहाँ से दो टाइप्स के बाइल पिगमेंट्स होते हैं। जो एक होता है उसको बोलते हैं बिलिरूबिन, आपने नाम सुना होगा। जो बिलिरूबिन होता है, दूसरा होता है बिलिवर्डिन। जो बिलिवर्डिन होता है ये भी जब ये बनता है ये भी फिर अल्टीमेटली बिलिरूबिन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो बिलिरूबिन ही होता है, और जो हमारा फेसिस होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो कलर होता है वो इसी बिलिरूबिन की वजह से होता है। और जो जॉन्डिस हम में होती है वो इसी की, जब यही बिलिरूबिन की कंसनट्रेशन हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है या स्किन के अंदर फिर वो डिपॉजिट हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। तो वो इसी बिलिरूबिन की वजह से होती है। अब जो ये बाइल है, अब हम देखेंगे इस बाइल का जो काम होता है वो होता क्या है। मैं आपको बोलूँगा जो बाइल होता है इसका जो फंक्शन होता है, इसका कुछ एंजाइम, हमने बोला इसमें कोई एंजाइम तो प्रेजेंट होता नहीं है, फिर भी जो बाइल होता है ये काम करता है फैट्स पे। ये फैट्स को क्या करता है, ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होती है, अब हम बोलेंगे ये इमल्सिफिकेशन क्या होती है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो फैट्स होते हैं ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में होते हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है आपको पता है, जो ही हम जैसे फ़ैट है, बटर होता है, अगर हम उसको गरम रोटी पे रखते हैं वो जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इसी तरह जो फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और इस 37 डिग्री सेल्सियस पे जो फैट्स होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स होते हैं, ये सॉलिड नहीं होते, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे अंदर तब प्रेजेंट होते हैं। अब जो इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब ही ये होता है, ये जो बड़ा एक लिक्विड फैट मॉलिक्यूल होता है इसको छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है, इसको इसी प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। जो छोटे ड्रॉप्स ऑफ फैट्स बनते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। और ये कौन करता है, ये करता है बाइल। बाइल ये एक किस्म की फिजिकल प्रोसेस होती है, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस कोई नहीं होता है, ये फिजिकली तोड़ता है बड़े पार्टिकल्स को छोटे वाले पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। तो इनको ये है स्मॉल बाइल ड्रॉप्स, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। ये काम है हमारे बाइल का। तो बाइल का काम जो होता है वो होता है फैट्स को इमल्सिफाई करना, बस इतना ही काम जो होता है ये बाइल करता है। इसके बाद जो एक और ग्लैंड होता है हमारा वो है पैनक्रियास, जो एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। तो अब हम बोलेंगे ये जो पैनक्रियास होता है ये कहाँ पे होता है, ये तो पता ही, ये सी ऑफ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा ड्यूडेनम है होता है ऐसे, अगर हमारा ड्यूडेनम है तो इसके अंदर जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है पैनक्रियास हमारा।
तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसका जो ये होता है, ये टेल पार्ट होता है इसका, इसके बाद बॉडी होती है इसकी, और यहाँ पे नेक भी होती है, और लास्ट पे इसका हेड होता है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से इसकी डक्ट जो होती है वो इसमें चली जाती है। तो ये है हमारा पैनक्रियास, ये इसकी टेल है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसका हेड होता है। आपको दिख रहा होगा हेड को नीचे से एक प्रोसेस कुछ है, ये जो नीचे वाला प्रोसेस है, ये वाला पार्ट हेड का, इसको बोला जाता है अनस्नेड प्रोसेस। अगर आपको याद भी नहीं रहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको बोला जाता है अनस्नेड प्रोसेस। तो ये हो गया पैनक्रियाज। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में, इसके अंदर होता क्या है। आपको पता होगा जो ग्लैंड्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, आधे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमें पता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से जो स्क्रीशंस निकलती है उसको बोला जाता है हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। और जो दूसरा हमने बोला एक्सोक्राइन, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वहाँ से जो स्क्रीशन निकलती है उसको बोला जाता है एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझना यहाँ पे। तो जो एंजाइम निकलता है, एंजाइम के लिए एक डक्ट होती है जो हम अभी पढ़ रहे थे, तो ये थ्रो निकलती है डक्ट के थ्रू ये एंजाइम। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनकी अपनी डक्ट होती है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनकी कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है डक्ट लेस ग्लैंड्स भी। तो इनके पास डक्ट नहीं होती, ये अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। अब जो पैनक्रियाज होता है इसका एक पार्ट एंडोक्राइन है, एक पार्ट एक्सोक्राइन है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन का पार्ट भी होता है। इसका मतलब इस यहाँ से क्या हार्मोन भी निकलता होगा और एंजाइम भी निकलता होता है। और जो पार्ट हमें डाइजेशन में लगता है वो होता है एंजाइम। हार्मोन्स का एज सच डायरेक्ट रोल कोई इनमें डाइजेशन की प्रोसेस में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली हमें लगते हैं वो होते हैं एंजाइम। तो जो पार्ट होता है एक्सोक्राइन पार्ट किसका, पूरे पैनक्रियाज का, वो होता है 99%। तो बस खाली 1% वाला पार्ट जो होता है वो होता है एंडोक्राइन वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम। जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो बस खाली 1% होता है, जिसको बोलते हैं हम, उन सेल्स को बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ये होते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी पे इसका नाम रखा गया है, लैंगरहैंस, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। वहाँ से जो उसमें सेल्स होती है अल्फ़ा बीटा और डेल्टा सेल्स होती है, जहाँ से फिर आपने नाम सुना होगा इंसुलिन निकलता है हार्मोन, और दूसरा हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन। तो ये दो हार्मोन्स निकलते हैं जिनको अभी हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो डाइजेशन में इस आइल्स ऑफ लैंगरहैंस या एंडोक्राइन पार्ट का कोई काम नहीं, इंसुलिन ग्लूकागॉन का कोई पार्ट नहीं है। हमें यहाँ पे पढ़ना है बस खाली एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में, जिससे ये एंजाइम्स निकलते हैं। तो अब हम देखेंगे जो यहाँ से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो क्या एंजाइम्स होते हैं, वो कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स निकलते हैं एक एक करके हम उनके बारे में निकलते हैं, बोलते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम यहाँ से निकलता है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजिन। तो जो ट्रिप्सिनोजिन होता है, और दूसरा एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं काइमोट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन जो होते हैं, जैसे हमने स्टमक में बोला था पेप्सिनोजिन निकलता है, इसको भी लास्ट पे जिन है, उसको भी जिन था, तो जो पेप्सिनोजिन था वो इनएक्टिव था, इसी तरह ये दो भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो जो काइमोट्रिप्सिनोजिन और ट्रिप्सिनोजिन होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है जो भी हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम निकलते प्रोटीन्स के लिए, तो ये दो प्रोटीन्स के लिए होते वो होते इनएक्टिव फॉर्म में। इसका एक स्पेशल रीज़न जो हमने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था, इसका रीज़न यही है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो भी प्रोटीन्स का बना होता है। अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में निकलते तो ये डाइजेस्ट करते हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, तो हमारा स्टमक भी डाइजेस्ट होता, हमारा इंटेस्टाइन्स भी डाइजेस्ट होते, इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनको जब डाइजेशन प्रोसेस करना होता है तब इनको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, जो हम पढ़ेंगे इनको कैसे एक्टिवेट कराया जाता है। इसके बाद जो तीसरा यहाँ से निकलता है एंजाइम, उसको हम बोलते हैं, ये पैनक्रियास से निकलते हैं इसीलिए हम बोलेंगे इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेस। तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, पैनक्रियास से निकलता है तो इसको बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक एमाइलेस। जैसे सेलिवरी ग्लैंड से निकलता था सेलिवरी एमाइलेस, इसी तरह पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक एमाइलेस। तो एमाइल का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट,
एस का मतलब होगा तोड़ने वाला, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला होता है। जो एमाइलेस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होते हैं। तो ये दो प्रोटीन्स के लिए ये है, ये किसके लिए है? ये है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इसके बाद जो फोर्थ यहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक। अब मैं पी लिखूँगा पैनक्रियाटिक के बदले, उस लिपेस, वो लिपिड्स के लिए यानी वो फैट्स के लिए होता है। तो पैनक्रियाटिक लिपेसेस निकलते हैं यहाँ से। तो ये चार हार्मोन जो एंजाइम्स होते हैं वो निकलते हैं हमारे पैनक्रियाज से। अब हम देखेंगे इन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे पास थे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो पहले ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन थे, फिर उनको एंटीरोकाइनेस ने कन्वर्ट किया। अब हम इनका फंक्शन देखेंगे। तो जो ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं, इनका जो काम होता है, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं इनका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास एक तो प्रोटीन्स होते हैं, और अपने को अगर याद होगा जो स्टमक में जो डाइजेशन हुई थी वहाँ पे प्रोटीन्स को हमने कन्वर्ट किया था इनटू पेप्टाइड्स। तो एक ये प्रोटीन्स है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास पेप्टाइड्स होते हैं। तो इन दोनों पे क्या करते हैं, ये जो ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है, ये एक्ट करते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। और यहाँ से ये बनाते हैं डाईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स जैसे आपको पता होगा, डाईपेप्टाइड्स वो प्रोटीन्स होते हैं, वो पेप्टाइड्स होते हैं जिनमें 2 एमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे प्रोटीन्स में हज़ारों एमाइनो एसिड्स होते हैं और पेप्टाइड्स में अप टू 50 एमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो डाईपेप्टाइड्स होते हैं इनमें खाली 2 एमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। इसके बाद जो और एंजाइम्स हमारे पास था, जैसे हमारे पास था एमाइलेस था, पैनक्रियाटिक एमाइलेस। जो पैनक्रियाटिक एमाइलेस होता है, अब हम देखेंगे ये क्या काम करता है। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेस हमने बोला कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो मैं कार्ब्स लिखूंगा। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को ये पैनक्रियाटिक एमाइलेस कन्वर्ट करता है इनटू डाइसैकेराइड्स। आपको पता है डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ग्लूकोज के जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 2 ग्लूकोज लाइक मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए डाइसैकेराइड्स। ये कौन करता है? ये करता है पैनक्रियाटिक एमाइलेस। इसके बाद जो तीसरा एंजाइम हमारे पास था, तो वो फैट्स पे एक्ट करता है, जो पैनक्रियाटिक लिपेज था हमारे पास। तो पैनक्रियाटिक लिपेज जो होता है, जो लिपेसेस होता है, इनको एक्टिवेट असल में बाइल कराता है, क्योंकि इनके लिए जो पीएच होता है वो होना चाहिए बेसिक पीएच। जैसे स्टमक में होता है 1.8, तो इंटेस्टाइन्स में पीएच होता है 7.8। जो पीएच होता है वो बाइकार्बोनेट से होता है, और मैं बोलूँगा वो कैसे मेंटेन होता है मैं आपको बोलूँगा। लेकिन ये जो लिपेसेस होते हैं, ये इनको कौन एक्टिवेट करता है? इनको बाइल करता है। बाइल पहले इमल्सिफिकेशन फैट्स को करता है, और साथ ही वो इन पैनक्रियाटिक लिपेस या बाकी सारे लिपेस जो होते हैं इनको एक्टिवेट करता है। तो अब जो ये लिपेस होते हैं इनका काम क्या होता है? जो इमल्सिफाइड फैट्स थे अभी हमारे पास, उनको क्या करना है? उनकी डाइजेशन करना है, केमिकली उनको अब तोड़ना है। तो उनको तोड़ा जाता है डाइग्लिसराइड्स में। तो यहाँ पे आते हैं पैनक्रियाटिक लिपेस। तो इस तरह से जो पैनक्रियाज होता है वो डाइजेशन ऑफ प्रोसेस दिखाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो जैसे हमने बोला था जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे स्टमक के वॉल्स, इनर लाइनिंग से कुछ सेल्स थी और वो स्क्रीट करती थी कुछ एंजाइम्स, इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स होती है वो भी कुछ एंजाइम्स क्रिएट करती है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की सेल्स मैं बोलूँगा, बहुत सारी टाइप्स की सेल्स होती है, मैं अभी 2 टाइप्स की सेल्स की बात करता हूँ। एक टाइप की सेल्स जो होती है यहाँ पे, उनको बोला जाता है गॉबलेट सेल्स। तो जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, तो गॉबलेट सेल्स होती हैं, जो गॉबलेट सेल्स होती है ये सिक्रीट करती है म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है एक ये जो एसिडिक फूड आता है स्टमक से, उससे इंटेस्टाइन्स की वॉल्स को बचाता है, उसके साथ ही ये ल्यूब्रिकेशन करता है। एक तो प्रिवेंट्स वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे स्टमक में ये करता था काम, वैसे ही यहाँ पे भी वो काम करता है।
इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो ये वाला काम होता है, ये बाइकार्बोनेट्स भी वहाँ पे सिक्रीट होते हैं, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट्स भी ये काम करते हैं, बाइकार्बोनेट्स एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस तरह से वो वॉल्स को प्रिवेंट करते हैं। अब जो म्यूकस करते हैं, पहला काम ये प्रिवेंट करते हैं वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साथ ये काम करते हैं, ये एज लुब्रिकेंट भी एक्ट करते हैं, फूड को एज फूड के लिए एज लुब्रिकेंट्स ये एक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया गॉबलेट सेल्स। इसी तरह वहाँ पे कुछ और सेल्स होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये गॉबलेट सेल्स है, इसी तरह जो बाकी सेकंड टाइप की सेल्स होती है वो वहाँ से रिलीज़ करती है कुछ एंजाइम्स, जिनको बोला जाता है इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस होती है ना, इनका एक स्पेशल नाम होता है। इन इंटेस्टाइनल जूसेस को बोला जाता है सकस एंटेरिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सकस एंटेरिकस। तो ये जो सकस एंटेरिकस होता है, ये इन इंटेस्टाइनल जूसेस को कलेक्टिवली बोला जाता है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे जो सकस एंटेरिकस होता है, इसमें क्या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो सकस एंटेरिकस होता है, इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है डाईपेप्टाइडेसेस। क्योंकि जो हमारे पास अभी जो प्रोटीन्स है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हमारे डाईपेप्टाइड्स में प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं डाईपेप्टाइडेसेस। जो लास्ट वाली डाइजेशन प्रोसेस होती है वो सकस एंटेरिकस ही करता है। एक यहाँ पे होता है प्रोटीन्स के लिए डाईपेप्टाइडेसेस, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन्स अब है अवेलेबल, जिनकी डाइजेशन हमने आदि की है, वो इन द फॉर्म ऑफ डाईपेप्टाइड्स है, उनके लिए एंजाइम्स है डाईपेप्टाइडेसेस। इसी तरह हमारे पास एमाइलेसिस यहाँ पे सकस एंटेरिकस में प्रेजेंट होते हैं। तो एमाइलेसेस जो होते वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अब डाइसेकेराइड्स की फॉर्म में है। तो जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो तो जो एक एमाइलेस होता है वो होता है माल्टेस। डाइसेकेराइड्स में 2 ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज प्रेजेंट होते। दूसरा होता है गैलेक्टेस। और जो तीसरा एमाइलेस हमारे पास प्रेजेंट होता है वो होता है सक्रेस। इसके बाद एक और जो सकस एंटेरिकस में एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है फैट्स के लिए, वो होता है लिपेस। तो ये 3 एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम देखेंगे ये जो डाइपेप्टाइडेसिस होते हैं या जो एमाइलेसिस होते हैं, ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन होता है वो कंप्लीट कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं उनको, उनकी डाइजेशन जो करते हैं वो कैसे किया जाती है। जो हमारे पास अभी प्रोटीन्स है वो होते हैं डाईपेप्टाइड्स। तो जो डाईपेप्टाइड्स होते हैं उन पे एक्ट करता है डाईपेप्टाइडेज, और उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू एमाइनो एसिड्स। तो यहाँ से हमें बनते हैं एमाइनो एसिड्स, जो आपको पता है। तो इसको कौन करता है, इसको डाईपेप्टाइडेज इस प्रोसेस को मीडिएट करता है। ए इसका मतलब हो गया तोड़ने वाला, तो ये डाईपेप्टाइड्स को तोड़ने वाला होता है। ए इसका मतलब हो गया तोड़ने वाला, डाईपेप्टाइड्स को तोड़ने वाला ही डाईपेप्टाइडेज कहलाता है। तो इसका काम होता है डाईपेप्टाइड्स पे। ये हो गया नंबर 1। इसके बाद है नंबर 2 जो होता है हमारे पास, वो हमने बोला एमाइलेस होता है। तो एमाइलेस तो 3 टाइप्स के होते हैं, इसी क्योंकि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है माल्टोस। तो माल्टोस एक शुगर होता है। अगर आपको याद होगा सेलेबरी एमाइलेस में हमने बोला था, उसने स्टार्च को कन्वर्ट किया था माल्टोस में। तो जो माल्टोस को इस प्रोसेस को कन्वर्ट करता है माल्टेस, यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो होता है माल्टेस। इसको बहुत इजी याद रखना है, ये कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे बनते हैं 2 ग्लूकोजेस, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी 2 अमाइनो एसिड्स बनते होंगे, तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रेजेंट जो डाइसेकेराइड होता है वो होता है लैक्टोस,
जिसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। ये मिल्क में ये शुगर प्रेजेंट होता है। तो जैसे आपको पता है माल्टोस के लिए हमारे पास एंजाइम था माल्टेस, लैक्टोस के लिए जो एंजाइम हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो लैक्टेस होगा। तो जो लैक्टोस होता है इस पे लैक्टेस एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस प्लस गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज के जैसा ही ये गैलेक्टोज भी होता है। ये भी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इवन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास होता है वो होता है सक्रोस। सक्रोस के बारे में आपने सुना होगा। तो जो सक्रोस होता है इस पे एक्ट करेगा सक्रेस। तो सक्रेस इसको कन्वर्ट कराता है इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो जो ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोस होता है और फ्रक्टोस होता है, ये तीनों सेम होते हैं। इनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम होता है, बस इनके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। बाकी ये सारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये हो गया एमाइलेज जो होते हैं सक्स एंटेरिकस में, वो ऐसे काम करते हैं। इसके बाद जो तीसरा वाला पार्ट है वो होता है लिपेसेस, जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो लिपेसेस होते हैं अब मैं बोलूँगा वो क्या करते हैं। हमारे पास जो अभी तक जो लिपिड्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डाई ग्लाइसराइड्स होते हैं। अब उन डाईग्लाइसराइड्स को ये लिपेसेस कन्वर्ट करते हैं इनटू, तो ये जो डाईग्लाइसराइड्स होते हैं इनको लिपेसेस कन्वर्ट करते हैं या इंटेस्टाइनल लिपेसेस कन्वर्ट करते हैं इनटू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स और वहाँ से निकलता है ग्लाइसरॉल। तो ये जो यहाँ पे हमें निकले एक अमाइनो एसिड्स, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सिंपलेस्ट प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स की जो डाइजेशन कंप्लीट होती है वो होती है एमाइनो एसिड्स। इसी तरह जो इनकी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो सबसे सिंपल जो होता है वो होता है ग्लूकोज या गैलेक्टोस या फ्रुक्टोस, ये सिंपलेस्ट होती है। इसी तरह जो फैट्स होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट जो बनाना था हमें डाइजेशन में वो था ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, केमिकल डाइजेशन। अब ये जो डाइजेस्टेड चीज़ें बनी, अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल है, तो इनको अब क्या करना है, इनको अब ब्लड में एब्जॉर्ब करना है। तो वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। वो हम कंप्लीटली मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स होते हैं, तो सबसे पहले हमने बोला माउथ में जो पीएच होता था, माउथ में हमारा पीएच होता था 6.8। उसके बाद हमने स्टमक में बोला था पीएच होता है 1.8। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो पीएच होता है वो होता है 7.8। इस पे क्वेश्चन बन सकता है।